Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, CNBC आवाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अहमदाबाद में लेकर रियल एस्टेट फोरम 2015 CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, जहां पर हम अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं और अपने इन अवार्ड से पहले बात करते हैं उस शहर के बारे में, रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। और एक खास पैनल आज हमारे साथ है अहमदाबाद के अंदर ये बातचीत करने के लिए। उस पैनल का तारुफ मैं आपसे कराऊं, परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं जक्षय शाह साहब, शहर के जाने माने बिल्डर हैं, सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, एक ऐसी बॉडी जो डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारे साथ हैं हमारे पुराने साथी, 10 सालों से हमारे इस सफर में हमारे साथ हैं राम रत्ना ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा साहब। अच्छी पकड़ रखते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, एक दूरदृष्टि है इनके पास। और हमारे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु अरविंद नंदन साहब, आप COO हैं लाइसेंस फॉर आज के प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म, जो कि अवार्ड्स में हमारी पार्टनर भी है, रिसर्च पार्टनर भी है और बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ एक यंग डेवलपर हैं जो अभी अभी इस क्षेत्र में आए रियल एस्टेट के अंदर, उनके भी अनुभव जानेंगे, बड़ा अच्छा है। ध्रुविल पटेल हैं हमारे साथ और नेचर्स एज करके इनकी कंपनी है, इनसे जानेंगे कि क्या इनका अनुभव रहा है जब ये रियल एस्टेट में उतरे। तो बहुत ही शानदार पैनल आज हमारे साथ है। तो अहमदाबाद के बारे में बातचीत शुरू करें, रियल एस्टेट की बात करें। उससे पहले थोड़ा सा अहमदाबाद को भी देख लें कि किस तरीके से इस शहर ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया है और अब ये तैयार है एक और शानदार छलांग के लिए। एक नजर डालते हैं अहमदाबाद पर। मैं हूं इस देश का मैनचेस्टर, गुजरात की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी। मैं हूं अहमदाबाद। ऐतिहासिक तौर पर मैं इस देश की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख शिविर का आधार रही हूं और इसीलिए मुझे ये सौभाग्य मिला कि महात्मा गांधी ने यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की। समय के साथ साथ मुझ में कई बदलाव हुए हैं और आज मेरी गिनती गुजरात के बड़े औद्योगिक शहरों में होती है। वक्त के साथ साथ मेरा चेहरा भी बदल रहा है। गुजरात की आर्थिक राजधानी होने के चलते मेरे पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, देश के बेहतर इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स और मॉल्स हैं। बड़े सरकारी दफ्तर हो या फिर बड़ी प्राइवेट कंपनियां, IT हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर छोटे व्यवसायी, मेरे दिल में सबके लिए जगह है। इसीलिए ये शहर व्यापार और वाणिज्य केंद्र में दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है। लेकिन साल दर साल बढ़ती आबादी ने मेरे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ भी बढ़ा दिया है। लेकिन क्या मेरा ये विकास सही दिशा में हो रहा है? क्या मैं आज एक आम आदमी को उसका मनपसंद आशियाना मुहैया करा पा रही हूँ? क्या मैं मेरे नागरिकों को एक बेहतर जीवन दे पा रही हूँ? यही सवाल बार बार मेरे मन में उठते हैं, जिनके जवाबों का मुझे इंतजार है। तो ये है प्यारा सा अहमदाबाद। लेकिन ये जो फिल्म हमने आपको छोटी सी दिखाई, इसके आखिरी में कुछ अहम सवाल उठे और वो सवाल अब हम आगे बढ़ाएंगे। जक्षय साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। ये शहर पूछ रहा है कि क्या इसका विकास सही दिशा में हो रहा है? क्या ये लोगों को उनका मनपसंद आशियाना मुहैया करा पा रहा है? मेरे हिसाब से तो करा रहा है विपिन जी। मैं अनबायस और अनप्रेजुडाइज आपको मैं आंसर दूंगा, क्योंकि अहमदाबाद को कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। अहमदाबाद का एक अनोखा अपना एक कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर को ऑफ द सिटी। अहमदाबाद में 3 रिंग रोड्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको देखो, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह आपको 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं। लोगों को चाहिए क्या? काम से घर और घर से काम, अच्छी तरह स्ट्रेस फ्री, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हैं, जो BRTS जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अहमदाबाद में हेल्थ बहुत अच्छी सुविधा है। एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन को थोड़ा सा छोड़ दे तो बेसिक प्राइमरी एंड अदर एजुकेशन फैसिलिटी आपके पास है। पानी, गुड वाटर, क्वालिटी वाटर आपके पास है। इलेक्ट्रिसिटी 8 मिनट्स हार्डली अ पावर फेलियर अ ईयर, आपको ताजुब होगा। और ये अहमदाबाद सिटी की नहीं, मैं आपको छोटे गांव का भी बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो एक अहमदाबाद को चाहिए ये, और दूसरा लाइफस्टाइल ऑफ अ कॉमन मैन, और सबसे ज्यादा जो HNIs है, सबसे ज्यादा जो नीचे स्तर पे लोग रहते हैं उसको सबसे सस्ता घर। अब जो मैं इसके घर पे रियल एस्टेट है इसलिए मैं आ रहा हूँ जी जी। आपको आज भी 2500-2700 रुपये स्क्वायर फीट आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला घर
सिटी के अंदर कॉरपोरेशन लिमिट में मिलेगा और कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वेरी प्रोएक्टिव, तो आपको इससे ज्यादा आपको रोजगारी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब नेसेसिटी आपकी कंप्लीट हो रही है। क्लब्स हैं, गार्डन्स हैं, आपको एक एंटरटेनमेंट चाहिए, रिवर फ्रंट है, तो एक सिटी को जो चाहिए कैरेक्टर तो है, लोगों की जिंदादिली है, फेस्टिवल अच्छे लोग एंजॉय करते हैं, लोग घुल मिल के रहते हैं, इससे ज्यादा एक सिटी में क्या चाहिए। चलिए, तो बहुत कुछ है आपके शहर के अंदर। काबरा जी से पूछते हैं कि आप मुंबई में रहते हैं, महानगर, देश का सबसे ज्यादा आबादी और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में लोग हमने देखा काम करते, तो जब आप मुंबई से अहमदाबाद आते हैं तो क्या अंतर महसूस करते हैं? अहमदाबाद में आज हम जो सोशल लाइफ ये लोग डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि जोग्राफिकली एक राउंड जगह का एक एडवांटेज होता है। बॉम्बे इंग्लिश की वाई जो होता है उसकी तरह से, तो जो मेन सिटी है वो वाई की डंडी है, 3.5 माइल से ज्यादा चौड़ा बम्बई पर्टिकुलर जो मेन सिटी है वो है ही नहीं, तो उसके कारण से जो ट्रैफिक की समस्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि सोशल सर्कल भी एक सीमित एरिया में हो गया। जुहू वाले का सर्कल जुहू अंधेरी के बीच में हो जाता है, हम माटुंगा रहते हैं तो माटुंगा वाले इधर हो जाता है। तो आज यहाँ कैसे कि अहमदाबाद में किसी भी कोने से हर कोने का, बड़े तबके से लेकर छोटे तबके के लोगों का भी आपस में एक वो सर्कल बना हुआ है, क्योंकि आने जाने में समय नहीं लगता है। तो ये सारा है। अपॉर्चुनिटी का मामला देखा जाए तो यहाँ पे लगभग सारी इंडस्ट्री जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, फार्मा, केमिकल, इंजीनियरिंग, आज ऑटोमोबाइल आ गया। यहाँ समझिए पहले 5 स्टार होटलें नहीं थी, आज होटलें भी, आज मेरियट आ गया, क्राउन प्लाजा आ गया, ताज है, सारी होटलें भी आ गई। तो सब सारी सुविधा होने के बाद और देश की जो सबसे बड़ी मानद संस्था IIM अहमदाबाद, जो IIM में सारों में भी आज बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी विश्व की जो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो अहमदाबाद में। अरविंद जी, सारे शहरों में हमने देखा है, बेंगलोर का एग्जाम्पल ले ले, मुंबई की हम बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। वही बात एक हद तक अहमदाबाद पे भी लागू होती है और जिस तरह के विकास की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले वक्त में अर्बनाइजेशन की स्पीड और ज्यादा तेज होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं, एक प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा आज से 10 साल बाद, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसको लेकर जो प्लान्स हैं वो सही दिशा में है या और आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है? देखिए, अर्बनाइजेशन किसी एक पॉइंट पर नहीं होता। अर्बनाइजेशन एक ऐसा फूल है जो बहुत सारे चारों दिशाओं में खुलता है, बहुत सारी पंखुड़ियां खुलती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 15 साल पहले जब मैं अहमदाबाद आता था और यहाँ से बड़ौदा जाता था या बड़ौदा से अहमदाबाद आता था, मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे अगर मैं बाय रोड जाता था। आज मैं 1.5 घंटे में इस शहर के अंदर से उस शहर के अंदर पहुंच जाता हूं। यहाँ से जब मैं गांधीनगर जाता हूं या कहीं भी जाता हूं तो मेरा ट्रैवल टाइम इतना कम है और साथ में इतने सारे रास्ते में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बाजार हैं या जो भी चाहिए रास्ते में। अर्बनाइजेशन किसी एक पॉइंट पर अगर होगा तो वो हाई प्रेशर अर्बनाइजेशन होगा, जैसा कि हम मुंबई में देखते हैं या कुछ और भी उदाहरण है, दुनिया में भी उदाहरण है, हांगकांग में भी आप देखते हैं, क्योंकि वहां से साइफनिंग ऑफ होने की कोई कैपेसिटी नहीं है। अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, ये सब 3-4 जो अर्बन सिस्टम है पूरा, ये अपने आप में बहुत वेल बैलेंस सिस्टम है और किसी भी एक पर हाई प्रेशर क्रिएट नहीं करता। ध्रुविल, अक्षय जी ने अभी बहुत सारी चीजें गिनाई है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, आप अहमदाबाद के ही यहीं पर पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, क्या आपको कभी लगा कि वो शहर इस शहर से ज्यादा अच्छा है, या शॉपिंग करनी है तो बॉम्बे चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं, या आपको इसी शहर में सब कुछ मिल जाता है? द थिंग इज दैट अहमदाबाद को आप देखो, जैसे काबरा जी ने बताया, कल्चरल सिटी है, ओपन सिटी है। आज मुझे शॉपिंग करनी है, मैं निकलूंगा तो मैं 1.5-2 घंटे में शॉपिंग करके वापस आ सकता हूँ। वाइल इफ आई गो इन बॉम्बे मुझे 4-5 घंटे लगेंगे। इट विल बी स्ट्रेसफुल रादर देन हैविंग एंजॉइंग माई शॉपिंग। मैं स्ट्रेसफुल होकर वापस आऊंगा। सो बीइंग दैट अहमदाबाद इज ग्रोइंग, इट्स डेवलपिंग इन अ गुड वे। काफी जैसे आप माने तो रोड्स यहाँ पे बड़े हैं, ट्रैफिक कम है, गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अस, दे हैव मेनी प्रोजेक्ट्स जो देखा जाए तो डाउन द लाइन 10-15 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बनाया है, डिजाइन किए हुए हैं। सेम वे जो डेवलपर्स की बात करो तो डेवलपर्स लोग भी अगर आप देखो तो बड़ी स्पेस, मतलब आप देखो एमिनिटीज की तरह से देखो, स्पेस की तरह से देखो। सो एवरीवन, अगर आप एक फ्लैट लेते हो, यू डोंट फील कंजेस्टेड, यू फील ओपन इवन इफ इट्स अ फ्लैट।
एंड आई डेफिनेटली एग्री विद। हाँ, मेरा क्योंकि पूछने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा शहर है जो अब एक मेट्रो, टिपिकल एक मेट्रो की तरफ बढ़ रहा है, सारी चीजें उसके अंदर हैं, प्लानिंग हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल आप जैसे बता रहे हैं बहुत अच्छी। तो आने वाले वक्त में जब एक इन्फ्लक्स आएगा बड़ा, क्योंकि काफी सारा कामकाज हो रहा है आपके शहर में, गिफ्ट सिटी बन रही है और तमाम इंडस्ट्रीज अलग अलग तो चारों तरफ बिखरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का काफी बड़ा, तो जब लोग आएंगे यहाँ पर बसेंगे तो बेंगलोर में जैसा आज से 10 साल पहले था और आज जो स्थिति बन गई है, उस स्थिति के लिए डर लगता है कि कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो वही पूछने का एक अहम कारण था इसको। दक्षे भाई, आपने कहा 2700 रुपए के आसपास एक एवरेज कॉस्ट आती है, तो अहमदाबाद की स्थिति कैसी? क्या डिवाइड एकदम परफेक्ट है? प्रीमियम सेगमेंट चाहिए किसी भी शहर को, लेकिन मिड सेगमेंट जिसकी सबसे ज्यादा मांग है और अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी हम बात करते हैं, कहाँ खड़ा है अहमदाबाद? डिमांड है, एपेटाइट है, बिजनेस भी आ रहा है, वो हम बातें करेंगे, बातें बहुत कुछ हो चुकी है वाइब्रेंट गुजरात की, लेकिन जब तक सिस्टम पॉलिसी ड्रिवन नहीं होगा, खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग की, सबसे ज्यादा जो जरूरी है गवर्नमेंट विल, पॉलिटिकल विल, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और एक जुनून की तरह, मतलब एक डेडिकेशन जिसको बोलते हैं, अचीव गोल करना है। गवर्नमेंट इज अ पार्टनर विद द बिजनेस ग्रुप कि अफोर्डेबल हाउसिंग को कैसे आप पुश करोगे। जैसे गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है कि आप बनाओ, हम बैठे हैं। तो क्या वो ग्राउंड पे जो भी आप बता रहे हैं गवर्नमेंट के प्रयास या आप लोगों की सोच, वो दिख रही है ग्राउंड? दिख रही है और हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा, आप पिछले 2 साल में देखिए कॉर्पोरेशन ऑफ हुडा में कितने अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीमें लोगों ने डाली है। और आने वाले साल जब आपका 11वां रियल एस्टेट अवार्ड CNBC का RR केबल का करेंगे, तब तक मुझे काफी उम्मीद है और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में अहमदाबाद का पहला इंडिया सिटी का नाम आएगा। अरविंद जी के पास आते, डेटा क्या कहता है, किस हद तक अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है? और मेरे ख्याल से इस शहर के लिए अफोर्डेबल की बात करें तो 20 से 30 लाख का सेगमेंट अफोर्डेबल में जाएगा, 40 लाख तक भी जा सकता है। सबसे ज्यादा डिमांड इस शहर में किस सेगमेंट में? देखिए, 2 बातें कहना चाहूंगा। अहमदाबाद में डिमांड तो हर सेगमेंट में है, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम भी यहाँ बनते हैं, बिकते भी हैं और लोअर एंड भी बिकते हैं। अहमदाबाद का जो स्वीट स्पॉट है, जो मुझे लगता है डेटा के बेस पर, वो डेफिनेटली 20 से 50 लाख की रेंज का है और ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट है। अच्छी खबर ये है कि इस रेंज में बहुत सी सप्लाई यहाँ पर पहले से भी थी। इनफैक्ट जब मार्केट खराब था तो बहुत सी खाली सप्लाई पड़ी थी, अब धीरे धीरे ऑक्यूपाई भी हो रही है, तो ये स्वीट स्पॉट है। एक दूसरी चीज विपिन जी कहना चाहूंगा जो दक्षा जी की बात को आगे बढ़ाता है, पॉलिटिकल विल तो हमेशा मैटर करता है। एक चीज और भी देख लें, जब जब इकोनॉमी टाइट हो जाती है, जब जब डिमांड साइड ड्राई अप होने लगता है, तो सप्लायर की टेंडेंसी होती है, सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं है, सप्लायर की टेंडेंसी होती है कि वो डिमांड का जो सबसे सेफेस्ट सेगमेंट है वहां प्रोडक्ट रिलीज करे, जो EMI डिपेंडेंट ना हो, जो इकोनॉमी की वेगरीज पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे जैसे मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे जैसे मार्केट में एक समरसता आएगी, अपने आप देखेंगे कि डिमांड साइड की बाकी पार्ट्स भी फुलफिल होने लगते हैं। तो पॉलिटिकल विल या पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिमांड साइड को कॉन्फिडेंस देकर रखें, जो कि यहाँ बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो ये दूसरी बात मैं कहना चाहता था। ये जरूरी नहीं कि हर जगह एक सा हो जाए, लेकिन जहां जहां पॉलिसी मेकर्स की तरफ से एक जनरल पॉपुलेशन को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, वहां आप देखेंगे सप्लाई अपने आप हर सेगमेंट में मिलती है, वरना मुश्किल हो जाती है। इसी चीज को मैं अब हाउसिंग फॉर ऑल के सवाल से जोड़ देता हूं। काबरा साहब, सरकार बहुत जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही है, 2022 तक सबको घर देने की बात है। हाउसिंग फॉर ऑल बहुत बड़ा, करीब 6 करोड़ घर शायद या उससे भी ज्यादा घर उन्हें बनाने होंगे। तो गुजरात जहां की ऑलरेडी चीजें थोड़ी सेटल दिख रही है, आपको लग रहा है कि अब अलग अलग स्टेट्स की अपनी पॉलिसी होंगी, उनके अपने टारगेट होंगे, गुजरात इस चीज को अचीव कर पाएगा? गुजरात कर पाएगा, जिससे दक्षिण ने बताया ना कि ये जो हाईवे पे RS जोन बनाया है, वहाँ पे 4 का FAR दिया है। तो 4 के FAR में और RS जोन पर्टिकुलर बनाने से ये अपने आप में काफी अफोर्डेबल हो जाता है। कुछ एक सरकार को अफोर्डेबल के लिए इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। तो जो कंज्यूमर अफोर्डेबल हाउस में मकान लेता है उसको 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्योंकि उससे ज्यादा सरकार अलग अलग माध्यम से टैक्स ले चुकी होती है। तो स्वच्छ भारत से लेकर सारी जो अस्वच्छता और स्वच्छता के जो टैक्स है, वो सारे टैक्स का एक सब्सिडी और सीधा कंज्यूमर को मिले, ताकि कंज्यूमर अपनी जो आगे आने वाली EMI को चुकाने में भी उसको हेल्प होगी। तो शायद मेरे ख्याल से एक सबसे अच्छा माध्यम यही हो सकता है कि डायरेक्टली फंडिंग भी हो गया कंज्यूमर को, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई।
वित्त मंत्री के सामने बैंकॉन में आपने एक मांग रखी थी इन्हीं चीजों से रिलेटेड कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एटलीस्ट आप लैंड खरीदने के लिए भी लोन का प्रावधान लेके आए। जक्षय भाई, बस इसमें डर ये लगता है कि पहले भी हमने देखा पिछले कुछ सालों में एफडीआई भारत में आया और एफडीआई आया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ज्यादा पैसा लग गया लैंड खरीदने के अंदर, उससे कुछ आर्टिफिशियल भाव ऊपर बढ़े और पूरा मार्केट का बैलेंस बिगड़ा। अगर सरकार आपको मौका दे भी देती तो आपको लगता है कि सारा फंड सही दिशा में जाएगा, जो लोन ले रहे हैं उससे कहीं लैंड की पूलिंग होकर भाव ऊंचे तो नहीं होने लगे, ये डर रहता है साथ में? नहीं, जो हो गया ना नितिन जी, वो चलो अलग, एक अलग सिनेरियो था, लेकिन आज की तारीख में एफोर्डेबल हाउस हम तो मांग रहे हैं, या तो आप एफोर्डेबल हाउसिंग में दीजिए या मेरे कंज्यूमर को दीजिए। आज की तारीख में स्टेट लेवल और इंडिया सेंट्रल लेवल का सबसे आप देखिए तो 100 रुपये में से में 38 रुपया 38 रुपीज में टैक्स में डाल रहा है। तो वो अगर आप कम कर रहे हो खाली 60 और 30 स्क्वायर मीटर में, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, तो मेरे हिसाब से काफी हद तक लोग मोटिवेट होंगे। आप सरकार तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, आप लाइए लैंड में, अगर मैं अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मुझे आप या तो पीपीपी मॉडल या रेंट मॉडल या फिर मुझे लैंड में पैसा दीजिए। तो उससे क्या बनेगा, वी विल बी मोर मोटिवेटेड और एनकरेज टू डू अफोर्डेबल हाउसिंग। अभी मिनिस्टर ने बोला था कि ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी मिल रही है सीमेंट और स्टील में, तो क्यों नहीं मेरे कस्टमर को या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को मटेरियल में सब्सिडी मिले। मेरे हिसाब से अगर 3000 रुपया स्क्वायर फीट में अरविंद विल एग्री 300 से 350 रुपया का बर्डन इंटरेस्ट खाली होता है, या बाहर से लाता या खुद का, तो वो भी निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सिनर्जी हो सकती है अगर गवर्नमेंट पूरा व्हील के साथ आगे बढ़े तो। राइट, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए हम ध्रुविल के पास जाएंगे क्योंकि नया एंट्रेंट है बिजनेस में, तो इनसे पूछेंगे कि इनको प्रैक्टिकली क्या दिक्कत होती है। लेकिन उससे पहले अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा मामला है, 6 करोड़ घर आपको बनाने हैं, अब सरकार इसमें जिस तरीके से चल रही है इस वक्त और जो परेशानियां यहाँ पर जक्षय जी या काबरा साहब ने बताई, उन दोनों में कहीं तारतम्य नहीं दिखता। मतलब ऐसा लगता है कि लक्ष्य रख लिया है लेकिन उस पर जाएंगे कैसे, इसका रास्ता शायद किसी को नहीं पता है। तो इसमें क्या परेशानियां हैं और क्या वास्तव में प्रैक्टिकल जो डिमांड्स वो रख रहे हैं या जो सरकार अपनी तरफ से सोचती है, कैसे वो रास्ता मिलेगा? लेजिस्लेशन अपने आप में कई जगह अभी पूरी स्पीड से हो नहीं पा रहा। मुझे लगता है शायद टाइम लगेगा। सरकार के पास 5 साल की अवधि थी जिसमें से 1 साल जा चुका है, शायद 1 आध साल के अंदर ये लेजिस्लेशन दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि आपने 6 करोड़ घर कहा, आप ये देखें कि आज करीब 42 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि बहुत जल्दी 60-62 करोड़ होने वाली है आने वाले 25-30 साल में। न सिर्फ 6 करोड़ बल्कि आपको 20 करोड़ नए लोगों के लिए घर बनाने हैं। ये घर आप कहां बनाएंगे? ये घर आप क्या इन्हीं शहरों के अंदर बनाते रहेंगे या कहीं और जाके बनाएंगे? और अगर घर बनाने हैं तो सिर्फ घर बनाने से शहर नहीं बनेगा, वहां पर आपको कोई फैक्ट्री लगानी होगी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी लगानी होगी। अगर ये 2 चीजें होती हैं तो भले ही ये सरकार आगे रहे या न रहे, ये काम चलता रहेगा जो 20 करोड़ लोगों को घर देने की जो बात यहाँ जक्षय साहब उठा रहे हैं और वो हर मंच पे उठती है, और क्योंकि उससे कंज्यूमर भी सीधा जुड़ा हुआ है। जो बात होती है कि टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा है, परमिशन के चक्कर में फाइलें खिंचती रहती हैं, उससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है और फिर फाइनली आप एक कंज्यूमर से ही लेंगे, अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन आए, अगर इसमें कुछ चीजें आए, तो वो घर कंज्यूमर के लिए भी सस्ता रहेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे इन्होंने बताया, दैट्स अ गुड थिंग। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ ही है काइंड ऑफ। सो ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को हम मतलब सेल्फ अटैचमेंट जो बोला, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, ये सब हमारे लिए फायदा रूप है। ये घर कॉमन आदमी का एक स्वप्न हम पूरा करने जा रहे हैं। इसमें भी आप देखिए कि पूरी इंडस्ट्री का एक अलग से एक रुख है इसका एक अलग। ये बात आपने बहुत अच्छी की। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि सरकार ये भी चाहती है कि इतने घर बने, सब कुछ करे, ये भी तय है कि शायद खुद नहीं कर पाएगी, प्राइवेट बिल्डर्स का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से कतराती है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए आपके पॉइंट पर आता हूं, या इसको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि कुछ स्टैंडर्ड्स रियल एस्टेट में आए। दुनिया के करीब करीब हर देश में, इनफैक्ट चीन में भी, जिससे हम भारत की तुलना बड़े जोश से करते हैं, चीन में भी वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स बने हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं रियल एस्टेट के लिए। हमारे पास आज भी एक डिफाइंड कोड नहीं है कि आप रियल एस्टेट को, लैंड को कैसे वैल्यू करेंगे। ऐसे कई चीजों के इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि जब तक ये इंडस्ट्री कंप्लीटली लूज फॉर्म में रहेगी, यानी कि एंटायरली अनरेगुलेटेड रहेगी या अनचेक्ड रहेगी, तब तक मेरा ख्याल है न आरबीआई न गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज करना चाहेगी। जो घर खरीदार है उसकी भी एक शिकायत है, जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। वक्त पे घर नहीं मिलता,
पेमेंट्स के लिए कभी भी लेटर आ जाते हैं, बिल्डर अपने एग्रीमेंट को किसी भी तरीके से मोल्ड कर लेता है, बहुत आप चारों तरफ ऐसी परेशानियां सुनते रहेंगे। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को डेवलपर साइड कैसे देख रहा है? मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं। तो हमने क्या किया है, मैं आपको क्रेडाई की वजह से बता रहा हूं, हमने कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल किया और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज 160 सिटी में से 160 सिटी कोड ऑफ कंडक्ट दाखिल कर चुका है, सबने ओथ लिया हुआ है। 160 सिटी में कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम ऑलरेडी इन प्लेस अभी हो गया है। हमारे यहाँ हम भी चाहते हैं ये बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आए, हम भी चाहते हैं कि बिजनेस में लोगों का विश्वास बढ़े। जैसे हर इंडस्ट्री में रेगुलेटरी ऑलरेडी इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर या स्टॉक एक सब में रेगुलेटर है, वी डोंट माइंड, रेगुलेटर आना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। हमारी एक ही अपील है कि ये ट्राइपोड जो है, बिल्डर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, तीनों को लेवल रखिए आप। काबरा साहब, आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं, एज ए संस्था उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाया है, रेगुलेटर का भी समर्थन करते हैं, तो क्या ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे घर खरीदारों का भी विश्वास बढ़े और चीजें एक राइट पर्सपेक्टिव में जाएं, एक रेगुलेटेड तरीके से सब कुछ हो? तो मेरे ख्याल से 1-2 साल का स्पेस और समय देना चाहिए। रेगुलेटरी अब इसमें न क्रेडाई का विरोध है, न हम इंडस्ट्री वाले विरोध करते हैं, होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरे साथ कुछ तो और भी कम करें। ऑलरेडी 43 जगह है और रेगुलेटर और आ जाएगा। जी है, वही तो हम ये चाहते हैं कि रेगुलेटर आप लाओ, लेकिन वो 43 में कुछ तो कम करो। आखिरी में यही कि इस पैनल पर हमने बहुत सारी बातें की, अहमदाबाद को लेकर बातें की, देश में इस समय हाउसिंग को लेकर जो कुछ हो रहा है, पॉलिसीज को लेकर बातें की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर बातें की और अंततः वो सारे रास्ते पहुंचते हैं आप तक, यानी ग्राहक, क्योंकि अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है इन सारी चीजों का वो आप हैं। तो आपके हित में जो भी अच्छा है, जो भी बेहतर है, वो कैसे होगा, इस बात को लाने की कोशिश की। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी ये बातचीत और आगे तक जाएगी और जितने भी संबंधित पक्ष हैं वो मिलकर इस चीज को एक कदम, शायद ज्यादा नहीं तो एक कदम आगे बढ़ेंगे, जिससे घर खरीदारों के मन में विश्वास बढ़े, उनको उचित भाव पर घर मिले। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे। हमारे सभी मेहमानों को जाने से पहले मैं शुक्रिया कहूंगा और तमाम दर्शकों को जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे। तो CNBC आवाज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.